हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो आपके जीवन से सारे विघ्नों को हरें। और इसी के साथ हम लोग अपना आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि भैया अगर मैं कहती नहीं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी नहीं कहती आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये करो वो करो। मतलब आप करोगे ही नहीं अगर मैं कहूँगी नहीं तो। ये तो इसका मतलब ये तो बड़ी गलत बात है। फिर तो मुझे अपने कार्य से हटना पड़ेगा। मैं तो नहीं आऊँगी फिर आपके सामने अगर आप लोग अब भी 40% लोग जो है जो नॉन सब्सक्राइब्ड लोग हैं। यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका? आप वैसे भी तो ढूंढ के देखते ही हो ना, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? हमारे चैनल से अभी आप कभी भी आपको कोई फालतू की खबर नहीं मिलेगी। एग्जाम अगस्त में है। और जो है एक और सनसनीखेज खबर कि एक गंदा सा जो है वो आपको थंबनेल दिखे और उसके बाद आपको कोई उसमें कुछ न्यूज़ ना मिले, ऐसा कुछ नहीं मिलता भाई। बहुत ही आपको भी पता है, पिछले काफ़ी टाइम से आप जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट देने वाला एक अच्छा चैनल है। लेकिन जब कल मेरी टीम ने मुझे बताया कि अब भी 40% लोग जो हैं वो जो है दे हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, तो मैंने कहा चलो एक बार बोल के देखती हूँ, अगर मेरे बोलने से कुछ फ़र्क पड़ता है और लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये भी चले। प्रैक्टिस सेट 11 लिटरेचर एंड ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। और भाई ये बैच की जो अगर आप में से कोई लोग जो है बैच को लेना, अभी मैं भी जो है वो एक इंतज़ार कर रही हूँ कि कब जो है एग्ज़ाम की डेट वगैरह अगर नहीं आती है अभी, तो एक न्यू बैच जो है वो जल्द ही लॉन्च होगा। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक नया बैच लॉन्च होगा। इसके अलावा अगर आप यूपी पीजीटी का सिर्फ राइटर्स पे बेस्ड लिटरेचर का वीडियो बैच खरीदना चाहते हैं तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रेपोजिशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। द रीसेंट सिंपोजियम ऑन सेंसरशिप इंडिकेटेड दैट टू रिफ्रेन विद सेइंग और राइटिंग वाज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ सेंसरशिप। इसमें ये ढूंढना है इसमें प्रेपोजिशन का यूज कहाँ पे गलत किया गया है। तो रीसेंट सिंपोजियम, जो सिंपोजियम हुआ था सेंसरशिप पे, वो इंडिकेट करता है दैट टू रिफ्रेन। जो ये रिफ्रेन जो वर्ड है, रिफ्रेन अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो लेता है फ्रॉम, और रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना या हटना। तो इस सेंटेंस में रिफ्रेन के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है दैट इज फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। और सेइंग सही है क्योंकि प्रेपोजिशंस के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड का यूज किया जाता है। A quarrel arose between the 5 members and for a time it appeared as if the party had been heading for a split। यहाँ पर 5 members आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर among का यूज करेंगे, क्योंकि 2 के लिए हम लोग जब संख्या दे रखी होती है तो 2 के लिए हम जो है वहाँ पे बिटवीन लगाते हैं और 5 मतलब 2 से ज़्यादा के लिए अमंग लगाते हैं। हाँ, अगर इसी संख्या के बीच में एंड लगा हुआ होता और इंडिविजुअल यूनिट्स की बात की जाती तो भी हम बिटवीन का ही यूज़ करते। The obstacles to which Gandhiji had to surmount were mostly on the moral and spiritual grounds। The obstacles to which नहीं आएगा, the obstacles के बाद यहाँ पर relative pronoun के रूप में यूज किया गया है। तो obstacles which Gandhiji had to surmount, कि वो obstacles जिस पे गांधी जी को विजय प्राप्त करनी थी वो moral और spiritual grounds पे थे। तो ये obstacles जो है ये subject जो दिया है, इसके बाद relative pronoun which का यूज किया जा रहा है, preposition को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। Sitting under the shade of a tree, एक चीज देखिए, अगर पेड़ के ठीक नीचे बैठे हैं तो यहां पर आप लगाएंगे अंडर, लेकिन अगर पेड़ की कहीं छाया पड़ रही है और छाया के नीचे बैठे हैं तो यहां इन का यूज किया जाता है। तो सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री नहीं आएगा, शेड वर्ड आ रहा है तो इन का यूज किया जाएगा। Would you please abstain to smoke while the ceremony is in progress? इसमें पूछा गया कि तुम स्मोक करने से दूर रहोगे जब तक सेरेमनी चल रही है। तो abstain का मतलब होता है दूर रहना, और abstain जो अपने साथ preposition लेता है वो लेता है from, और from यहाँ पे preposition आ गया तो smoke नहीं आएगा, smoking आएगा, क्योंकि यहाँ gerund का यूज किया जा रहा है। नाउन नहीं है, pronoun नहीं है, तो gerund का यूज करेंगे। abstain from, दूर रहोगे। He sold the property on a good price।
तो सोल्ड द प्रॉपर्टी, किसी चीज के बदले में कोई चीज लेना, तो अच्छे पैसों के लिए कोई चीज लेना, तो ऑना नहीं आएगा, फॉर अ गुड प्राइस। तो यहां पर आएगा फॉर अ गुड प्राइस, किसी चीज के बदले में कोई चीज लेना। द बिल्डिंग adjacent टू द रिवर comprises ऑफ 10 फ्लैट्स ईच। comprises जो वर्ड है इसके साथ comprises के साथ ऑफ का यूज सुपरफ्लुअस है। कंसिस्ट ऑफ लगाते हैं, comprises के साथ ऑफ का यूज नहीं करते, तो comprises के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन। किसी से मिलने जब जाते हैं तो उसके साथ कॉल ऑन कहा जाता है। किसी व्यक्ति से मिलने जाने के लिए कॉल ऑन का यूज किया जाता है, फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑन का यूज किया जाता है। The police accused him for setting fire to the building, but he denied having been in the area on the night of the fire. Accuse के साथ जो preposition लगता है वो off लगता है। He was accused of the he was accused of the murder. तो ये the police accused him of setting fire. तो for नहीं आएगा, that will be off. Political education in real sense should develop people who will be committed for bringing. Committed के साथ जो लगता है वो to लगता है, who will be committed to, और यहाँ bringing आएगा क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि preposition के बाद noun, pronoun या gerund लगता है। committed अपने साथ preposition लेता है to और उसके बाद gerund का यूज किया जाएगा। नाउ ये हुए आपके ग्रामर के क्वेश्चंस। अब हम लोग जो लिटरेचर के क्वेश्चंस लेते हैं, और ये लिटरेचर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉल ऑफ क्लासिसिज्म इंग्लिश पोएट शोड इंक्लिनेशन टू। क्लासिसिज्म का अगर हम बात करते हैं तो नियो क्लासिकल एज, जो पोप की एज कहलाती है, जिसमें जो पोएट्स थे दे वर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द फॉर्म एंड नॉट अबाउट द कंटेंट। दे बिलीव दैट वट एवर बी द कंटेंट, हाउ मच ट्रिवियल इट इज, बट द फॉर्म शुड बी एप्ट, and they followed blindly the classical writers, Virgil, Homer and all that, but they did not follow the content which they had used. And now after the fall of classicism means bondage of form, an artificial style. अब classicism में एक artificial style था। People, the poets of that era वर इन फेवर ऑफ क्लासिकल स्टाइल। जब इस चीज से बहुत ज्यादा भ्रम टूट गया तो क्लासिसिज्म के बाद जो एज आई, ट्रांजिशन के बाद रोमांटिक एज में था बैक टू नेचर, कोई नियम कानून नहीं, नेचर को जो है वो फॉलो करना है, सिटी लाइफ से कंट्री लाइफ की तरफ जाना है, फॉर्म पे नहीं, एक साधारण डे टू डे चीजों को जो है ऑब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर बनाना है। तो क्लासिसिज्म के बाद दे वेंट बैक टू रोमांटिसिज्म। In which age poetry there was a shift in the subject matter from town to the countryside and nature। अगर हम बात करें तो इसे ये ट्रांजिशन एज है। जो ट्रांजिशन एज थी, जो 18th सेंचुरी के मिडिल में ये जो एज आई थी, ये ट्रांजिशनल एज थी, जिसमें पोएट्स जो थे दे शोड द इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सिंपल कंट्री लाइफ। ये मतलब ये ट्रांजिशनल एज, ट्रांजिशन का मतलब वैसे भी होता है एक एज से दूसरी एज में शिफ्ट करना, और ये मिडिल 18th सेंचुरी में ये चीज जो है वो आई थी। तो ट्रांजिशन एज, ट्रांजिशनल एज के जो पोएट थे वो थे थॉमस ग्रे। उन्होंने ये दिखाया था, हालांकि उनकी पोइट्री में भी हमें पेडेंटिक स्टाइल वो सब देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ट्रांजिशनल पोएट थे और उन्होंने अपनी पोइट्री में फॉर्म से बॉन्डेज को मुक्ति देने के लिए एक अर्ज जो है वो किया है। इन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ग्रे एक्सप्रेसेस सिंपैथी फॉर। इसी से हमें पता चलता है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ये एक जनरल एलिजी है जो गांव के साधारण लोगों के लिए, जिनके लिए जो हु डाइड अनसंग, उनके लिए ये एलिजी लिखी गई है। तो द अनफॉर्चुनेट विलेजर्स के लिए ये लिखी गई है।
A dash is a question asked in a form which does not in reality seek an answer but rather emphasizes a certain point. एक फिगर ऑफ एक लिटरेरी टर्म है जिसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मगर उसका आंसर देने के लिए, उसका आंसर मांगने के लिए वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बल्कि अपनी किसी बात को एम्फेसाइज, जोर देने के लिए कहा जाता है. जैसे अगर आप ये कहें कि हाउ कैन आई बी सो फूलिश, तो उसका कोई जवाब नहीं मांग रहा, हाउ कैन आई बी सो फूलिश. तो यहाँ पर ये है दैट इज रिटोरिकल क्वेश्चन, कि अगर कोई चीज जिसका जवाब नहीं है एक एम्फेसाइज करने के लिए पूछा जा रहा है. A dash is a direct and vivid comparison between two things usually considered distinct. एक डायरेक्ट, एक इम्प्लाइड जो इम्प्लाइड कंपैरिजन जो होता है जिसमें कंपैरिजन के वर्ड्स नहीं यूज किए जाते, वो कौन सा होता है? मेटाफर. जैसे कैमल इज द शेप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल को शिप से कंपेयर कर रहे हैं, उसको दो डिसिमिलर थिंग्स हैं लेकिन कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं. The rhyme royal stanza consists of 7 lines, usually in iambic pentameter. The rhyme scheme. राइम रॉयल स्टेंजा जो यूज़ किया था सबसे पहले चौसर ने यूज़ किया था, 7 लाइन का स्टेंजा होता है. उसके बाद इसे जेम्स फर्स्ट ने किंग स्क्वायर में यूज़ किया तो इसका नाम राइम रॉयल पड़ गया. इसका जो स्टेंजा की जो होती है ए बी बी सी सी, तो ये होता है इसका जो राइम स्कीम है, दैट्स ए बी बी सी सी. Which is the first complete stream of consciousness novel published in English? Stream of consciousness मतलब विचारों की श्रृंखला, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है. विलियम जेम्स ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में से यूज़ किया था. उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ और कई मॉडर्न राइटर्स ने इसको यूज़ किया है. यूलिसिस में भी इसको यूज़ किया गया है जेम्स जॉयस के द्वारा. ये जो सबसे पहले इसे यूज़ किया था डोरोथी रिचर्डसन के द्वारा, इसको यूज़ किया गया था पिलग्रिमेज में. ये एक 13 वॉल्यूम है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के 13 वॉल्यूम्स हैं और जिन्हें उन्होंने खुद ने चैप्टर्स कहा है. डोरोथी रिचर्डसन का 13 वॉल्यूम्स ऑफ नॉवल है पिलग्रिमेज जो है वो पहला कलेक्शन है जिसे फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल. 13 वॉल्यूम्स हैं जिन्हें उन्होंने चैप्टर्स कहा है. Who is credited to have used the term stream of consciousness in his work The Principles of Psychology? ये मैंने अभी आपको बताया. The Principles of Psychology में जो stream of consciousness टेक्निक है वो विलियम जेम्स ने यूज करी है. जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ 1984 जो आया था 1949 में. ये एक डिस्टोपियन साइंटिफिक फिक्शन है. डिस्टोपियन यूटोपियन का उल्टा है. यूटोपियन वेयर एवरी मैन इज इक्वल, वेयर अ प्लेस इज विच इज नोवेयर टू फाउंड. डिस्टोपियन का मतलब होता है वेयर एवरीथिंग इज बैड, सब कुछ बेकार. ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सले का, दैट इज ऑल्सो अ डिस्टोपियन नॉवल. और ये भी 1984 भी एक डिस्टोपियन साइंटिफिक नॉवल है जहाँ हर चीज बुरी है, बहुत बुरी है. दैट इज डिस्टोपियन साइंस फिक्शन. The Swiss romantic artist Henry Fuseli, a friend of William Blake, translated Macbeth into. विलियम ब्लेक के फ्रेंड ने मकबेथ को ट्रांसलेट करा था जर्मन में. जर्मन लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया गया था. Who remarked that Shakespeare wanted art? ये बेन जॉनसन का कमेंट है जो उन्होंने जो ये बेन जॉनसन जो कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने विलियम ड्रमॉन्ड के साथ बातचीत में ये बात कही थी कि बेन जॉनसन ने कि शेक्सपियर वांटेड आर्ट. ये विलियम ड्रमॉन्ड के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात कही थी कि शेक्सपियर वांटेड आर्ट. Which English literary critic wrote his essay The Wheel of Fire? शेक्सपियर के ड्रामा पर जो व्हील ऑफ फायर जो बुक लिखी है वो विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई है. That was written by विल्सन नाइट.
अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स जो लिखी है उसका मीनिंग क्या है? ये इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताती हुई एक जो है वो गाइड है, जिसमें बताया गया इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में वर्णन किया गया है। तो दैट इज अ ट्रेवलर्स गाइड बुक, दैट्स बी। The following lines are taken from yet beauty though injurious hath strange power after offense returning to regain love once possessed। ये लाइन मिल्टन के बहुत ही फेमस जो ड्रामा है उनका दैट इज सैमसन एगोनिस्टस, उसकी लाइन्स हैं, जिसमें सैमसन के लास्ट डे की ये कहानी है। दलीला जो उसकी वाइफ है वो इसको धोखा देती है, और इसमें ये लाइंस हैं, ये ब्यूटी दो इंजूरियस, ब्यूटी बहुत खतरनाक है मगर उसमें एक स्ट्रेंज पावर है कि ऑफेंस के बाद वो लौट कर आती है लव को रीगेन करने के लिए। तो ये लाइंस हैं सैमसन एगोनिस्टस बाय मिल्टन। A drama in which the tragic protagonists are ordinary middle class और लोअर क्लास इंडिविजुअल्स। एक ड्रामा जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो ऑर्डिनरी मध्यम वर्गीय या लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल हीरोइक ट्रेजेडी है उससे अलग होते हैं, जिसमें हीरो जो है वो सुप्रीम पावरफुल के होते हैं और बहुत ही हाई क्लास को बिलोंग करते हैं। इन विच प्रोटैगनिस्ट मतलब जो नियो क्लासिकल या जो क्लासिकल ट्रेजेडीज होती थी उनमें प्रोटैगनिस्ट किंगली राजा जैसे होते थे या एरिस्टोक्रेटिक रैंक के होते थे, और जो उनका डाउनफॉल होता था वो जो है वो एज भाई उनके साथ साथ उनके राज्य के लिए भी बहुत खतरनाक होता था। तो एक ड्रामा जो जिसमें मध्यम वर्गीय या लोअर क्लास के लोग होते थे उसे क्या कहा जाता था? डोमेस्टिक ट्रेजेडी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इब्सन का अ डॉल्स हाउस। इब्सन का जो डॉल्स हाउस है दैट्स अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। मिस्ट्रीज प्ले, ये आप ये कह सकते हैं कि ये प्रीकर्सर थे ड्रामा के, इंग्लिश ड्रामा के। ये मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज एंड मॉरलिटी प्लेज ये बेसिकली चर्च में हुआ करते थे, और इनके बाइबल की कहानियाँ, सेंट्स की कहानियाँ, मॉरल वैल्यूज़ की कहानियाँ सुना के लोगों को चर्च की तरफ अट्रैक्ट किया जाता था, और इन्हीं से जो है ड्रामा की शुरुआत जो है वो हुई है। तो देखिए कि मिस्ट्री जो प्लेस थे, मिस्ट्री प्लेस डील करते थे बाइबल की कहानियों से, मिस्ट्री प्लेस बाइबल की कहानी से, मिरेकल प्लेस सेंट्स की कहानियों से, और मोरालिटी प्लेस में एलिगोरिकल प्लेस होते थे, वर्चूज एंड वाइसेस को एलिगोरिकली प्रेजेंट किया जाता था। Miracles play dealt with the lives of saints and martyrs. Lives of saints and martyrs. Meter और meter in poetry refers to, meter का मतलब होता है उतार चढ़ाव, कि जहाँ कहाँ आवाज उठेगी कहाँ आवाज गिरेगी। तो फॉलन फीट, राइजिंग फुट, फॉलन फुट उसे कहा जाता है द रिदमिक पैटर्न ऑफ अ पोएटिक लाइन। A line of 12 syllables with a medial caesura, a pause occurring after the 6th syllable। 12 syllables की जो लाइन होती है, 12 syllables की जो लाइन होती है, 12 syllables जिसे हेक्सामीटर कहा जाता है, और उसी को कहा जाता है एलेक्जेंड्रीन। तो दैट इज एलेक्जेंड्रीन कहा जाता है, एलेक्जेंड्रीन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 syllable, 10 syllables को कहा जाता है डेका और डेका सिलेबल। तो डेका सिलेबल या पेंटामीटर जो है वो कहा जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा एनर्जी लेवल मेरा कम है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मगर फिर भी जो है मैंने आप लोगों से को पढ़ाने की कोशिश तो करी ही है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।